हेलो एवरीवन। आज हम लोग 39वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में 33 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 34 नंबर क्वेश्चन से ले चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और मैं जो बोलता जाऊँगा उसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए थोड़ा बता दूं कि ये एईडीओ स्पेशल सीरीज़ है, स्पेशल सीरीज़ है जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप जनवरी में इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं और इसमें बताए गए जो चीज़ हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो चलिए, हमने जैसे कि मैंने बोला कि 33 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लिए थे, तो आज जो है हम 34 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये एकदम सही है, ये यूपी में ही हुआ था, यूपी के प्रतापगढ़ जिला जो है वहाँ पे। सो चलिए, हम उसके बाद देखते हैं 35 नंबर। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये जो है डॉक्टर मोहन सिंह की जो दिमाग के उपज हैं, इन्होंने क्या करते हैं, ये 1942 में ही INA इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। अब बात आ गया थोड़ा सा पेन, ठीक है। ये 1942 में ही इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी स्थापना कर देते हैं। लेकिन ये परंतु ये पूरा सफल नहीं हो पाता है। बाद में जो है 1943 में जो डॉक्टर नहीं सॉरी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो INA आर्मी है इसके द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का जो है गठन किया जाता है। सो आप इसको याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो कौन सा कार्यकारिणी कमेटी है, ये है कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसी में जो है भू स्वामित्व को जो है खत्म करने की बात की गई थी। चलिए, अब हम आ गए, दो क्वेश्चन उसका छूटा हुआ था, आज अब हम आ गए भारत एवं विश्व का भूगोल पे। तो चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं। 37 नंबर है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। अब आइए टेरा रोसा देख लेते हैं कि टेरा रोसा क्या है। टेरा रोसा एक प्रकार का मृदा है। आप इसको लिखते जाइए, टेरा रोसा ऐसे टेरा रोसा बनाइए और टेरा रोसा ऐसे घेर दीजिए। घेरने के बाद जो है इस पर नोट्स बनाते चलिए। पहला हमने बताया कि टेरा रोसा एक प्रकार की मृदा है, ये मृदा मतलब मिट्टी है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट लिखिए कि टेरा रोसा का विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है, आप लिख लिए होंगे। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। मोना लोआ उदाहरण है किसका। मोना लोआ ये तो काफ़ी पॉपुलर है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये कहाँ है, तो ये जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट जो है लिख लीजिए। पहला नंबर लिखिए कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद लिखिए कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप जो है हवाई द्वीप में स्थित है। उसके बाद यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप यानी प्रशांत महासागर समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में है उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसके बाद ये लिख लीजिए मोना लोआ के बारे में कि यह द्रव्यमान एवं आयतन दोनों में यह सबसे बड़ा भूमिगत सक्रिय ज्वालामुखी है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। पहला नंबर है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तीसरा लाइन, यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप का समूह सबसे दक्षिणी द्वीप में है। और चौथा, यह द्रव्यमान एवं आयतन दोनों में यह सबसे बड़ा भूमिगत सक्रिय ज्वालामुखी है।
चलिए, आई थिंक आप लिख लिए होंगे और मेरा मकसद यही है कि आप थोड़ा लिख पाएँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और नोट्स भी बना पाएँ। चलिए, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? अवसादी सेलों के लिए सत्य है। तो ये अवसादी सेल, ये ऐसे सेल हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। एकदम सही है और ए नंबर ऑप्शन ही सही है। ये ऐसे सेल हैं जिसकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये अवसादी सेल की जो है मतलब अवसादी सेल के बारे में बताया गया है। चलिए, टिन मिलता है किससे? टिन कहाँ मिलता है? जो पाल्सर का निक्षेप होता है उसमें ही टिन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 41 निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा या भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में या मानसूनी, तो यही ठीक है। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा, मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा तो नहीं होता है पूरे साल, तो इसको हटा देंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़ी की वर्षा का मिलान सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा, तो भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा। एक बार इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं कंफर्म होने के लिए। इसका क्या है? नंबर है 41 नंबर 41 का बी, इसका जो है बी आंसर है। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। 42 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? तो पूर्वी समुद्र का स्वामिनी हम लोग श्रीलंका को बोलते हैं। तो हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा आई थिंक मेरे हिसाब से अफ्रीका है। अफ्रीका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, यानी कि सबसे पुराने जो सेल हैं, चट्टान हैं, उसकी जो है आयु किससे आंकी जाती है? तो ये आंकी जाती है यूरेनियम लाइट विधि के द्वारा। यूरेनियम लाइट विधि के द्वारा ये आंकी जाती है। अब इसमें आप एक चीज़ लिख सकते हैं, मैं अब आपको यूरेनियम लाइट विधि से जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु बन सकता है उसको बारी बारी से मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए। नंबर 1, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु यूरेनियम लाइट विधि से ज्ञात की जाती है। नंबर 1, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु यूरेनियम लाइट विधि से ज्ञात की जाती है। दूसरा नंबर पॉइंट, यह एक विकिरण मापीय डेटिंग विधि है। यह एक विकिरण मापीय डेटिंग विधि है जो यूरेनियम की अन्य श्रृंखला का उपयोग करती है, जो यूरेनियम की अन्य श्रृंखला का उपयोग करती है और चट्टान की आयु का पता लगाते हैं। नंबर 3, यूरेनियम के समस्थानिकों जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एवं इस प्रविष्टि में 232 थोरियम के रेडियोधर्मी छाया का उपयोग शीशे के लिए समस्थानिकों जैसे Pb 206, Pb 207, Pb 208 में करती है। लास्ट वाला लाइन हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि यूरेनियम के समस्थानिकों जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एवं इस प्रविष्टि में 232 थोरियम के रेडियोधर्मी छाया का उपयोग शीशे के स्थिर समस्थानिकों जैसे Pb 206, Pb 207 और Pb 208 में करती है। आई थिंक आप इसको लिख लिए होंगे। मैं इसलिए नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है और आप लोग बोर फील करने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन था 44। अब 45 देखेंगे। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है? तो ये 90% जो है पाते हैं। 90%, इसमें 90% नहीं है तो हम ये मारेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें
क्या होता है मृदा संरक्षण में, हम क्या करते हैं, सिंपली मृदा को जो है नुकसान होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में, पहले तो आपको हिमालय वाला पात होगा, ये हो गया पता ही होगा, एक मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया था उस पर ही था, ये हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, यहाँ पे शिवालिक हो गया सबसे नीचा वाला। अब शिवालिक रेंज के बारे में बता रहे हैं कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में यानी कि इस भाग में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो इस समय इस जो सबसे नीचे वाला भाग, इसमें क्या है, बड़े बड़े थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, मान लीजिए पहाड़, और इसी पहाड़ के नीचे जो है ना, नीचे नदी बहती है, नदी है, और नदी से जो है क्या आता है, अवसाद वगैरह आता है, और ये नदी किस किस क्षेत्र में, इसके दक्षिण में, ये गिरिपाद स्थिति का वर्णन करता है। ये जो बड़े बड़े पर्वतमाला हैं उसके गिरिपद स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम सी मारेंगे। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ 47 नंबर क्वेश्चन में कि शिवालिक के बारे में कुछ चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला नंबर, शिवालिक के बारे में लिखिए कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी तक 2400 किलोमीटर में फैला है। पहला नंबर ऑप्शन कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 24 किलोमीटर तक फैला है। दूसरा नंबर, आप नोट डाउन करते रहिए, आपको एक तरह से नोट बन जाएगा और आप एग्जाम में जाने से पहले इसको आप देख सकते हैं। चलिए, दूसरा नंबर हम बता रहे हैं कि शिवालिक शैल समूह प्रायः बलुआ पत्थर मृत्तिका, शिवालिक शैल समूह प्रायः बलुआ पत्थर मृत्तिका, गुलाशम मृत्तिका, कंग्लोमेरेट मैं लिख देता हूँ, कंग्लोमेरेट। अब हम फिर से बता रहे हैं कि शिवालिक शैल समूह प्रायः बलुआ पत्थर मृत्तिका को आप ऐसे लिखेंगे, मृत्तिका। उसके अलावा गोलाश्म, उसके बाद मृत्तिका कॉग्लोमेरेट निर्माणों द्वारा निर्मित है, जो कच्चे पदार्थों का समूह है। आई थिंक आप लिख लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, मैंने प्रवाल के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप देख रहे होंगे तो प्रवाल समझ गए होंगे क्या है। भारत विस्तृत है। भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है उत्तर तथा नहीं देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार भी लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ? पूर्वी देशांतर। ये उत्तरी पूर्वी को विशेष ध्यान रखिएगा। हमारा ग्लोब मान लीजिए ये है, ग्लोब में हमारा इंडिया कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण मानव प्रजाति 17% है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को भी। चलिए, इसमें कुछ जानने का बहुत ज़्यादा नहीं है। 51 नंबर देखेंगे
गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना होता है, कि लगभग है। गंगा की, तो गंगा का जो सतह है, इसमें आंसर कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए। 51। इस क्वेश्चन को आप लोग घेर लीजिए, इसका एग्जैक्ट आंसर हमको पता नहीं है, और जो भी थोड़ा सोर्स है उसमें भी मुझे ठीक ठाक आंसर नहीं लग रहा है। चलिए 52 नंबर देखेंगे। भारत मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। भारत मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, तापमान की अति एक समता, विभेदी स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, यही होगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, विभेदी तापमान। चलिए 53 नंबर देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन है। तो ये ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर झील से ही निकलता है, सतलज भी मानसरोवर झील से ही निकलता है, और सिंधु भी मानसरोवर झील से ही निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। आप इसमें चाहें तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप कैलाश श्रेणी के चेमाचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। हम पहले ब्रह्मपुत्रा के बारे में बोल रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप कैलाश श्रेणी के चेमाचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम सतलज नदी के बारे में बोल रहे हैं। सतलज नदी के बारे में लिख लीजिए। सतलज नदी यह मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलती है। इस नदी को तिब्बत में लैंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। इस नदी को तिब्बत में लैंगचेन खबाब नहीं है, खंबाब। इस नदी को तिब्बत में लैंगचेन खबाब के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम सिंधु नदी के बारे में लिख लेते हैं, लास्ट में बच गया। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो प्रश्न था कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन है। तो इसमें से तीनों नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, उसका उद्गम मानसरोवर झील में ही है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 54 नंबर पे। हुंडू प्रपात निर्मित है किस पे। हुंडू प्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है, तो ये झारखंड में, आप इसको याद रख सकते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच पाया जाता है। हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर पूर्व ऊंचाई पे जो है पाया जाता है। देखिए हिम रेखा क्या है, हिम रेखा के बारे में आप लिख सकते हैं। हिम रेखा के बारे में आप लाइन दे दीजिए और नंबर 1 लिखिए कि हिम रेखा वह रेखा जिसके ऊपर अस्थायी हिम आवरण के कारण ऊंचाई वाले पहाड़ों पर कोई वनस्पति नहीं होती है या नहीं उगती है। वह रेखा जिसके ऊपर अस्थायी हिम आवरण के कारण ऊंचाई वाले पहाड़ों पर कोई वनस्पति नहीं उगती है। दूसरा नंबर पॉइंट, हिमालय के पश्चिम में हिम रेखा असम में अधिक आर्द्रता के कारण 4500 मीटर पर ही पाई जाती है और वहीं कश्मीर में 6000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पहले इस हम बता रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए कि हिमालय के पश्चिम में हिम रेखा असम में अधिक आर्द्रता के कारण 4500 मीटर पर
वहीं कश्मीर में 6000 मीटर पे 6000 मीटर पे ही पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कश्मीर वाला जो हिमालय के जो पश्चिम वाले भाग हैं, पश्चिम में यानी कश्मीर के आसपास का जो भाग है, वहाँ पे जब हम 6000 मीटर ऊपर जाते हैं तब हमको हिमरेखा मिलता है। जबकि असम में जो ये है 4500 मीटर पे ही हिमरेखा शुरू हो जाता है, मिल जाता है। तो यही बात वो बताया गया था उसमें, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 56 नंबर पे आ गए हम लोग। 56 भारत की तट रेखा लंबी है। तट रेखा लंबी है, इसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। 56 में प्रश्न नंबर भारत की तट रेखा मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर लंबी है। 6100 किलोमीटर लंबी है आंसर नंबर। हालांकि ये रेखा बदल चुकी है अभी वर्तमान में, इसीलिए शायद मैंने इस पे काम नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में ये रेखा जो है बदल चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1994 का है जैसे आपने देखा, तो ये बहुत पुराना है। अभी हमारे जो तट रेखा की लंबाई है वो बदल चुकी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, इसीलिए मेरा आंसर भी मुझे पता नहीं था। चलिए 57 नंबर देखेंगे। नकदी फसल में निम्नलिखित नहीं है। नकदी फसल कौन सा नहीं है? तो नहीं है कौन सा? गेहूं, जनरली हम खाने के लिए उगाते हैं। चलिए 58 नंबर 58 भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज का? तो दाल का। आई थिंक दाल ही होगा, दाल का, तिलहन का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? उर्वरक संयंत्र सबसे पहली बार हमारे यहाँ लगता है सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है हमारे यहाँ सिंदरी में लगता है। यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? देखिए ये सब क्वेश्चन बेहुआद क्वेश्चन है, सब आने वाला नहीं है, पूछ लिया है तो देख लेते हैं। इसलिए जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उस पर मैं काम नहीं करता हूँ। चलिए 61 भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कलकत्ता। उस समय में कलकत्ता ही था। कोयला का सामान्य प्रकार है। सामान्य प्रकार कौन कौन है? कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस होता है, बिटुमिन कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का होता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग आ गए, फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं पॉलिटी पे, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था तथा शासन। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। अब आप ऐसे बनाइए संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा लिखिए और इससे नोट बनाइए। पहला नंबर नोट लिखिए, इस संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए पहला नंबर है कि संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ये प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, प्रांतों के प्रतिनिधि, प्रांतों के प्रतिनिधि, ये प्रांतों के प्रतिनिधि। उसके बाद 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। उसके बाद 4 मुख्य आयुक्त। ना लिख लिए। नंबर 3 लिखिए पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हैं, सच्चिदानंद सिन्हा हैं। उसके बाद
दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इसके उपसभापति एस.सी. मुखर्जी हैं। एस.सी. मुखर्जी हैं। आपने लिख लिया होगा, होप आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप आराम से लिख सकते हैं और जो आदमी इसको सुन रहे हैं वो भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप कॉपी में नहीं लिखते तब तक मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। आप, क्योंकि दिमाग बहुत शैतान है, वो सुनता है और भूल जाता है। 64, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस चीज़ से? हम भारत के लोग से। ये तो साधारण बात था। चलिए, लेकिन हम भारत के लोग में आप एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, हम भारत के लोग, पॉइंट लिखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और इसको ऐसा कर दीजिए और आगे लिखिए। संविधान का मूल स्रोत जनता है, शक्ति का संकेंद्रण जनता में है। उसके बाद लिखिए दूसरा पॉइंट कि यह शब्द, ये जो हम भारत का लोग हैं, यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के अनुरूप है। हम भारत के लोग जो शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में लास्ट पॉइंट लिखाए हैं कि यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के अनुरूप है। आई थिंक आप लिख लिए होंगे। हम आगे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नंबर 65, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल कहाँ? केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अब इसके बारे में आप वित्त विधेयक ऐसे लिखिए, वित्त विधेयक, और इसके बारे में नोट बनाना शुरू कीजिए। लिखिए नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 2 में वित्त विधेयक का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख है। उससे आगे लिखिए कि ऐसे विधेयक जिसका संबंध वित्तीय विधेयक मामला से है, वित्त विधेयक कहलाता है। नंबर 2, इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। नंबर 3, धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिशों से लोकसभा में पेश की जाती है। धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से लोकसभा में पेश की जाती है। आई थिंक आप लिख लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 66, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो सबको पता है, 12 से 35 तक है। चलिए 67, पंचायती राज विषय है किस चीज़ का? पंचायती राज राज्य का विषय है। ये तो एकदम मतलब आसान है। अब पंचायती राज लिख करके डैश दीजिए और लिखिए पंचायती राज, और आगे लिखिए पंचायती राज के बारे में। नंबर 1, आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे विकेंद्रीकृत प्रणाली को बढ़ावा मिले, जिससे विकेंद्रीकृत प्रणाली को बढ़ावा मिले। चलिए 69 नंबर देखेंगे, आगे चलेंगे।
68 देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अभी तो यही पढ़े हैं, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। 69 न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आई थिंक 69 का डी, 69 आंसर डी सही है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब आप लोग न्यायिक पुनर्वालोकन लिखिए और उसके आगे पॉइंट बनाना शुरू कीजिए। नंबर 1, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ, नंबर लिखिए, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ क्या बताया गया है वो हम लिख रहे हैं। लिखिए कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को जो मूल ढांचे तथा मूल अधिकारों से असंगत है अवैध घोषित कर सकता है। इसका न्यायिक पुनर्वालोकन दे करके इसका नंबर 1 लिखे हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को जो मूल ढांचे तथा मूल अधिकारों से असंगत है अवैध घोषित कर सकता है। ठीक। दूसरा नंबर लिखिए, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्वालोकन रिव्यू ऑफ जजमेंट अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्वालोकन रिव्यू ऑफ जजमेंट अमेरिका से लिया गया है। तीसरा नंबर ऑप्शन लिखते हैं, पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों को बदल सकता है, राज्य के विधायी व कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। इसमें क्या प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, वह अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल सकता है, राज्य के विधायी व कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। ये हो गया, आई थिंक आप लिख लिए होंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 70, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये तो सबको पता है। 71 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। कैसे? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। एकदम सही है, जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं। चलिए अब लोकसभा का स्पीकर लिखिए और लोकसभा के स्पीकर देकर के नंबर 1 लिखिए। इनके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 लिखिए कि स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नंबर 1, स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नंबर 2, इसका चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। इसका चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। नंबर 3, इससे उपेक्षा की जाती है कि यह अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे। इससे उपेक्षा की जाती है कि यह अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे, जिससे कार्रवाई में निष्पक्षता बनी रहे। फिर एक बार पढ़ेंगे कि इससे अपेक्षा की जाती है कि यह अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे, जिससे कार्रवाई में निष्पक्षता बनी रहे। नंबर 4, लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? भारत के मुख्य न्यायाधीश तो हटाता नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं हटाता है, संसद के द्वारा। आई थिंक इसका 72 का संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा। का डी, संसद द्वारा, एकदम सही, संसद द्वारा हटाया जाता है। अब राष्ट्रपति की जो हटाने की कुछ विधि है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कब? हम लोग इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब आर्टिकल 61 महाभियोग लिखिए और नंबर 1 लिखिए इसके बारे में पॉइंट। नंबर 1,
भारत के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप शुरू किया जा सकता है। नंबर 1, भारत के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप शुरू किया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है। मतलब 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। नंबर 2, महाभियोग को उस सदन में 2/3 आप ऐसे लिखेंगे, महाभियोग को उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जाकर के जो है महाभियोग सफल होगा और राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेंगे। लास्ट वाला पॉइंट लिखा है मैंने कि महाभियोग को उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए, तभी जाकर के राष्ट्रपति हटेंगे और इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होगा। नंबर 72 हो गया। 73, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। ये तो आसान है। 74, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक अंतराल होना चाहिए, अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? 6 महीना तक हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर तक हम लोग कर लिए थे, 74 नंबर तक कर लिए थे, बीच में थोड़ा सा वो हो गया था, रुक गया था। चलिए 75 नंबर, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं या जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आंसर नंबर सी, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को स्पीकर को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर में वर्णित सभी। तो आंसर नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे हैं। सबको पता है कि यूपी सबसे फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद हमारा बिहार है 77, उसके बाद हमारा बिहार नहीं, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद हमारा बिहार है। तो आप इस हिसाब से आंकड़ा लगा सकते हैं कि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन आएगा। दूसरे तथा तीसरे स्थान पे दूसरा पे तो महाराष्ट्र पहले आया, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल कहीं है ही नहीं, तो हम इसके साथ ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बिहार तथा महाराष्ट्र। ओके, चलिए बिहार में कितना लोकसभा सीट है? 40। और क्या कहते हैं महाराष्ट्र में कितना है? नहीं, पश्चिम बंगाल में कितना है? पश्चिम बंगाल में है 42। और महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में है 48 शायद। और यूपी में है, यूपी में 75 के आसपास है, एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करते हैं। नंबर 78, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? ये इंग्लिश का है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से ही विकास होता है। तो आंसर डी। 79 योजना आयोग एक है, क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। इसका जो मतलब परामर्श है वो बैंडिंग नहीं है। उसके बाद है 80, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ का, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। 81, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चूंगी कर। चूंगी कर से ही जो लगाते हैं हम रेवेन्यू, उसी से जो है हमारे यहाँ आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 82, भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, या बेरोजगारी में कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति का संबंध में, या असमानता में कमी के संबंध में। भारत की उन्नति
भारत की उन्नति संतोषजनक रही, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, यही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के कारण विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो कौन सा उद्योग? जूट तथा रुई का उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 84 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता देती है कि इस चीज को रोजगार को बढ़ाने में। रोजगार का प्रॉब्लम उस समय में भी था, अब भी चाहे चल ही रहा है। उसके बाद 85, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा के उद्योग में। हमारे यहाँ कपास की खेती और कपड़ा बहुत पुराने जमाने से ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। 86, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय हमारे यहाँ अभी भी कृषि से मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। 87, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? विकिरण के कारण। 87, चलिए अब हम लोग आगे विज्ञान पे। क्वेश्चन नंबर है 88, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय किस चीज का बना होता है? ये अमोनिया क्लोराइड का बना होता है। अमोनिया क्लोराइड का बना होता है। अब इसमें कुछ चीज लिखने का है, आप लोग शुष्क सेल लिखिए और इसके आगे कुछ नोट डाउन कीजिए कि शुष्क सेल नंबर 1, इसके बारे में लिखिए कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय अमोनिया क्लोराइड होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय अमोनिया क्लोराइड होता है। शुष्क सेल के द्वारा विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। शुष्क सेल के द्वारा विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, इस सेल में विद्युत अपघटय का उपयोग चूर्ण के रूप में किया जाता है। इस सेल में विद्युत अपघटय का उपयोग चूर्ण के रूप में किया जाता है। अतः सेल के जिंक पात्र में अमोनिया क्लोराइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलाकर चूर्ण के रूप में रखा जाता है। अतः सेल के जिंक पात्र में अमोनिया क्लोराइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलाकर चूर्ण के रूप में रखा जाता है, जिससे धारा प्रवाह हो सके, जिससे धारा प्रवाह हो सके। चलिए अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमो क्या है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों की अधिकता है। क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं, यही है। नीले रंग नेत्र के लिए अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को अपेक्षाकृत अधिक अवशोषित करता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बी है। 91, एक मैक्रोन बराबर है, एक मैक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। अब मैक्रोन आप ऐसे लिखिए, माइक्रोन और मैक्रोन के बारे में पॉइंट बनाइए और लिखिए। नंबर 1, एक मैक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। मैक्रोन लंबाई नापने का सबसे छोटा मात्रक है। एक मैक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। मैक्रोन लंबाई नापने का सबसे छोटा मात्रक है। नंबर 2, इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। म्यू ऐसे होगा, इसको देखिए, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक मैक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। एक मैक्रोन जो है, सॉरी म्यू होगा ना, एक म्यू यानी एक मैक्रोन जो है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है। 10 लाखवां भाग यानी
10⁻⁶ m का भाग है। इतना चीज़ आप बेसिक इसके बारे में लिख सकते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में इसी सब से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है और यही बेसिक है इसका जो जानना ज़रूरी है। और क्योंकि ये PYQ है और PYQ के आसपास इर्द गिर्द बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको हम ले रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा कंपेयर टू अगर आप किसी और टेस्ट सीरीज़ को लेते हैं या देखते हैं। 92 अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागम्यता होता है उसमें। अति चालक का लक्षण अनंत प्रागम्यता होता है। अति चालक के बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे। आप लिखिए 1 नंबर पॉइंट, अति चालक के बारे में लिख रहे हैं। अति चालक का प्रागम्यता अनंत होता है, अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप घटने पर चालकता बढ़ती है, जिनकी ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है। फिर से एक बार दोहराते हैं कि अति चालकता का प्रागम्यता अनंत होता है, अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप घटने पर चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। 93 वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे? प्लूटो पे। क्यों? क्योंकि वजह लिखिए, क्यों वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पे, इसका वजह लिखिए। वजह यह है कि सबसे लंबा वर्ष प्लूटो पर होता है क्योंकि यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 285 वर्ष के बराबर होता है। हमने लिखा कि सबसे लंबा वर्ष प्लूटो पर होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 285 वर्ष के बराबर होता है और क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा 285 वर्ष में करता है। तो मैंने लिखा दिया। अब 94 वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा का बूंद गोलाकार हो जाता है, गोला वाला कुछ भी है वो क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आंसर नंबर बी पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, तो पृष्ठ तनाव के बारे में आप लोग लिख लीजिए। लिखिए पृष्ठ तनाव, हम लोग देख रहे हैं पृष्ठ तनाव, ये पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के आगे में पॉइंट लिखिए कॉपी में। पहला नंबर की पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव क्वेश्चन यही आएगा, पृष्ठ तनाव नहीं पूछेगा, अब इसके बारे में पूछ देगा कौन सी राशि है। तो नंबर 1 पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। दूसरा पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है तथा बीमा mt का पावर -2 होता है। चलिए 95 नंबर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। नहीं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ये भी नहीं होता है, बल्कि आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, वो गर्म ही हो जाता है। चलो इसको याद रखेंगे। 96 किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी देखे थे। 97 परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, सबको पता है ये परमाणु नाभिकीय विखंडन पे है। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन कैसे काम करता है, इसके बारे में एक पॉइंट लिख दीजिए, थोड़ा सा है कि नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में जो है 235 यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। 98 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2 × CaSO4H2O, ये हम लोग बचपन में याद किए थे। चलिए ये भी हो गया। 99 नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण या टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण। तो आंसर डी। वायु क्या है? वायु में क्या होता है? वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण,
तो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ये बात तो सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये बात तो सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो है गलत है, तो इसको हम गलत लेंगे। आप इससे क्या क्या चीज़ 3-4 पॉइंट मिल गया विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण जाइए नोट बनाइए, इसमें ये लिख लीजिए कि विरंजक चूर्ण यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये वाला हल्के पीले रंग का चूर्ण है। उसके बाद यह जल में पूरा विलय होता है, अधिक विलय होता है। और तीसरा नंबर पॉइंट, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। पारद धातु मिश्रण है किस चीज़ का? पारद युक्त मिश्रण का। पारद धातु मिश्रण है, इसके बारे में आप लिखिए। नंबर 1, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। नंबर 1 लिखा है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। नंबर 2, लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। नंबर 2, लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। 103, भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? स्तनी बाघ है। निरिशंस प्राणी कौन सा है? निरिशंस, कछुआ को हम लोग निरिशंस प्राणी बोलते हैं। चलिए 105, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है, क्योंकि गल्फर से सांस लेते हैं, गल्फर पानी में ही काम करता है ठीक ठाक, इसलिए मर जाते हैं वो। 106, मधुमक्खी व कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वो गंध से पहचानते हैं, वो अलग प्रकार का एक गंध छोड़ते रहते हैं जिससे वो पहचान जाते हैं आसपास के अपने आप मतलब अपने संग के लोगों को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? तो 20, क्योंकि बचपन में 20 ही दांत होता है और वो 20 दांत टूट जाते हैं बाद में, फिर मतलब दोबारा 20 ही दांत होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? पैर का हड्डी तो सबसे मजबूत होता है भैया, ठोस होता है। चलिए 109, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 109 पढ़ रहे हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो कुल जो है 22 अस्थि होता है, लेकिन इसमें 22 ऑप्शन नहीं है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो 22 अस्थि होता है, 22, जिसमें से 8 जो अस्थि हैं, 8 अस्थि कपाल में होता है, कपाल में, और 14 अस्थि जो हैं, अस्थियां जो हैं वो चेहरे में होता है, यानी कि फेस में होता है, चेहरे में। आप इसको देख सकते हैं। कुल मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितना हो गया? कुल 22, जिसमें 8 कपाल में और 14 चेहरे में। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है। तो आप ऑप्शन पहले थोड़ा बहुत गलत भी आता था बीपीएससी में बहुत ज़्यादा। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो ये क्रो-मैग्नन पुरुष जो है हाल ही में हम लोगों से जो पहली वाली सीढ़ी थे मनुष्य का, वो मतलब लास्ट जो होमोसेपियंस बोलते हैं ना, वो यही लोग थे, क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन के बारे में आप एक पॉइंट लिखिए, यह आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन है। सॉरी मैंने क्या लिखवा दिया, उसको छोड़िए, फिर से लिखिए 1 नंबर में कि हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य था। हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य था। अब क्रो-मैग्नन के बारे में और दूसरा पॉइंट, इनका शरीर गट्ठा हुआ, मतलब भाटा हाठा कट्ठा, इनका शरीर गट्ठा हुआ और लगभग 146 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा था। इनका शरीर गट्ठा हुआ और लगभग 146 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था। इनकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इनकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था। अब लिखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, यह वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम व सीधा खड़े रहने वाले पूर्वज हैं। अंतिम पॉइंट,
यह था कि यह वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम व सीधा खड़े रहने वाले पूर्वज हैं। होमो सैपियंस, अगर आपने गलती लिखा होगा तो आप लिख लीजिए होमो सैपियंस, सैपियनस, होमो सैपियंस। लास्ट वाला पॉइंट है कि यह वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम व सीधा खड़ा रहने वाला पूर्वज है। चलिए 111, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे? कटे हुए तनों से। 112, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। सेल में क्या पाया जाता है? सबको पता है, जल ही पाया जाता है ज्यादातर। संसार का सबसे लंबा या बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया का पुष्प है। 114, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब किसको तना काट करके जो रोपा जाता है? तो ये गन्ना का। मटर पौधा क्या है? एक शाक है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? टहनियाँ की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है टहनियाँ की जड़ों से। अब इंसुलिन के बारे में एक दो पॉइंट देख लीजिए। इंसुलिन के बारे में पहला पॉइंट लिखिए। हम इंसुलिन के बारे में देख रहे हैं। इंसुलिन के बारे में पहला पॉइंट लिखिए। नंबर 1, इंसुलिन डहलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन डहलियों, ये डहलिया लिखा हुआ है। इंसुलिन डहलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। दूसरा, यह सूर्यमुखी कुल वर्ग का पौधा है। यह सूर्यमुखी कुल वर्ग का पौधा है। नंबर 3, यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की विमुक्ति को प्रभावित करता है। एवं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की विमुक्ति को प्रभावित करता है। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? फाइनली अपना बिहार पे। और बिहार में तो आई थिंक आप लोग जानकार ही होंगे बहुत सारी चीज़। 117, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, जिसे हो विद्रोह भी कहते हैं, हो विद्रोह भी कहते हैं, यह कब होता है? 1820-21 में होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको हो विद्रोह भी कहते हैं। अब हो विद्रोह के बारे में एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए। हो विद्रोह, हो विद्रोह, ठीक है, 1820। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिए, यह छोटा नागपुर के सिंहभूम जिला, नागपुर के सिंहभूम जिला में होता है। दूसरा, कारण देखिए, दूसरा पॉइंट में लिखिए कारण क्या था इसका? कारण देखिए, डैश दीजिए। कारण इसका है कि वहाँ के एक राजा हैं जगन्नाथ सिंह, ठीक है, और वही जो है ब्रिटिश से मिलकर उसका जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं उसका शोषण करता रहता है। तो चलिए इसको लाइन में लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ। इसका कारण कि राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा ब्रिटिशों के प्रति वफादारी, राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा ब्रिटिशों के प्रति वफादारी तथा जनजातियों का शोषण करना। कारण क्या था? राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा ब्रिटिशों के प्रति वफादारी तथा जनजातियों का शोषण करना। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए कि मेजर रफसेज के नेतृत्व में इसको दबा दिया गया। मेजर रफसेज के नेतृत्व में इसको दबा दिया गया। तो आई थिंक आप इसको याद रखेंगे, अपना प्यारा सा इंफॉर्मेशन है, और यही वो इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। आप देखेंगे उस समय में जब भी आएगा तब। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 सबको पता है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से, जिसको बिरसा आंदोलन भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह के बारे में एक दो पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, नेतृत्व में लिखिए, नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने किया था। यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने किया था। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए,
विद्रोह वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम रांची 1899 से 1900 में हुआ। विद्रोह वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र सिंहभूम या रांची 1899 से 1900 में हुआ। नंबर 3, यह विद्रोह आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी के कब्जे का विरोध था। यह विद्रोह आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी के कब्जे का विरोध था। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत कर जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया। बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत कर जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। चलिए, आप होप आप लिख लिए होंगे। 20 नंबर, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बढ़िया ताल का जो विरोध है उसका मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। अब सबसे अच्छी और सबसे समझदारी वाला जो पॉइंट है अब यही आएगा कि वकासत भूमि क्या है। अब बहुत से लोग को पता नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब मैं भी पढ़ता हूँ बहुत सारी चीज़ तो मुझे समझ नहीं आता रहता है, और एक उनमें से एक ये है कि वकासत भूमि क्या है। तो लाइन दीजिए वकासत भूमि और नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, वकासत वह भूमि थी जिसे किसानों ने मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण जमींदारों को दे दिया था। नंबर 1 है, वकासत वह भूमि थी जिसे किसानों ने मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण जमींदारों को दे दिया था। एक बार पुनः हम दोहरा रहे हैं कि वकासत वह भूमि थी जिसे किसानों ने मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण जमींदारों को दे दिया था। नंबर 2, भूमि वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा की अगुवाई में, कार्यानंद शर्मा, ठीक है, कार्यानंद शर्मा। नंबर 2 लिख रहे हैं कि भूमि वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा की अगुवाई में वर्ष 1935 में मुंगेर जिले के बरहिया ताल में आंदोलन किया गया। भूमि वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा की अगुवाई में वर्ष 1935 में मुंगेर जिले के मुंगेर जिले के बरहिया ताल में आंदोलन किया गया। बरहिया ताल ये लिखा हुआ है, आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए, तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए। यह आंदोलन शोषित एवं पीड़ित किसानों के द्वारा जमींदारों सेवक से बकासत भूमि के रूप में, जमींदारों सेवक से बकासत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। जमींदारों सेवक से बकासत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। आई थिंक आप लिख पाए हैं। चलिए, हम चलेंगे अब 21 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब 121 पे। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1917 में। वर्ष 1930 से 31 में बढ़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये मुंगेर में, ये भी घटना मुंगेर में ही होता है। अब हम बिहार का भूगोल देखते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। उस समय में हमारे बिहार थे, क्योंकि उसके बाद फिर झारखंड, बिहार झारखंड से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, फिर सब झारखंड में चले जाते हैं। 125, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची, ये तो सबको पता। आसनसोल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल, ये भी शायद पश्चिमी बंगाल में है। भिल्लई कहाँ है? भिल्लई छत्तीसगढ़ में है। तो आप देख सकते हैं। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर की पठार से। अब लिखिए दामोदर नदी और उसका कुछ नोट्स बनाइए। लिखिए दामोदर नदी और नोट्स बनाइए। नंबर 1,
दामोदर नदी छोटा नागपुर के पास टोरी नामक स्थान से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पास टोरी नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 530 किलोमीटर है। नंबर 2, इसकी सहायक नदी कोनार, कोनार, जामुनिया, जामुनिया और बराबर हैं, बराबर। ठीक है। उसके बाद लिखिए तीसरा नंबर में 240 किलोमीटर प्रवाह, 240 किलोमीटर प्रवाह पश्चिम बंगाल में प्रभावित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। 240 किलोमीटर प्रवाह पश्चिम बंगाल में प्रभावित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी, ठीक है, याद रखिएगा। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये हम जो लिखें कि 240 किलोमीटर प्रवाह पश्चिमी बंगाल में प्रभावित होकर हुगली नदी में मिल जाती है, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। चलिए, आई थिंक आप लिख लिए होंगे। एक 127, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। ये पुराना डाटा है, आप 2021 के डाटा के अनुसार आप वन रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। वन रिपोर्ट, बिहार वन रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ। जैसे बिहार में वन आवरण जो है, वन आवरण है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो राज्य का जो है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। ठीक है, ये वन आवरण है। और वृक्ष आवरण कितना है? सिर्फ वृक्ष आवरण जो है ये है 234, 729। यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख लिया है डाटा में, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाएंगे। 240 या 43 जो भी हो, ऐसा कुछ है, 2300 के लगभग आसपास है। चलिए, इसको आप लोग देख लीजिए। 128, बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ है? ये जिस समय में बना था उस समय का है। चलिए, समसामयिक मुद्दे, ये तो हो गया करंट अफेयर्स, इसको हम लोग छोड़ेंगे। और यहाँ से आ गया अंकगणित। अंकगणित में भी आप लोग अगर इसमें लॉजिक लगा सकें तो लगाइए। जैसे इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? यहाँ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3, 3 से 4, 4 से 5, सॉरी इसको हटाते हैं, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो हमको ये लॉजिक पकड़ना नहीं है, हमको ये पकड़ना मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 9, 16, 25, क्या है ये? स्क्वायर है। इसको आप देख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे वाला क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा, 36 होगा। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं। उसके बाद हॉर्स को DRQNG लिखा है, तो इसी कोड में मंकी को कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, फट से हम लोग HORSE हॉर्स को लिख लिए, और यहाँ पे DRQNG लिख लेते हैं। इसको लाल वाला बना देते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो। जी, इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग ने बचपन में याद किया था, इजोती, EZO इज
टी वाई ई ज्योति 5, 10, 15, 20 और 25 इसी पे हम लोग नंबरिंग करेंगे। इसे इसका इसका तो नंबरिंग सबको पता है 4 होता है, आर का 18 होता है। यहाँ से मिला लेते हैं ना, ओ पी क्यू आर 18 हो गया, 18 हो गया, क्यू एम एन ओ पी क्यू, क्यू का 17 हो गया, क्यू का 17, एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है तो ओ है 15 तो एन का हो जाएगा 14, जी का है 7, ई हो गया, एफ जी 7, इसका ये नंबर, इसका नंबर नंबरिंग क्या है, इसका 8 होता है, 8 जैसे ई एफ जी एच 8, हाँ 8, इसका 15, इसका 18, इसका आर एस 19, ई का 5। अब हम लोग नंबर में अंतर देखेंगे, ठीक है। अब मिलाएंगे ना कोई तो लॉजिक अपना लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉजिक क्या है, ये देखिए लॉजिक है इसमें 4, यानी कि नहीं इसका जो लॉजिक है लॉजिक मिल गया है वैसे। यहाँ पे क्या लिखे थे, ई का 5 लिखे थे ना, 5। जैसे देखिए ये जो आगे वाला ये जो आगे वाला लाइन आता है वो -1 है, इसको देखिए, इसको भी लेंगे, ये -1 है, -1, ठीक। फिर ये लेंगे, ये भी जो है -1 है, और ये जो लेंगे ये भी क्या है, -1 है, ये जो लेंगे ये भी क्या है, -1 है। तो अपना लॉजिक मिल गया। तो अब मंकी सबको -1 करते जाइए, मिल जाएगा आंसर। सबको करते जाइए और लिखते जाइए, मंकी MON EY मंकी है। तो पहले तो हम इसका लेंगे, एक कम कर देंगे तो क्या होगा, TY TUVWXY X, तो X होगा, X से स्टार्ट होगा। एक कम करते जा रहे हैं, देखिए इसमें देखिए X से एक ही सिर्फ स्टार्ट है, ये तो सिर्फ X यही आंसर हो जाएगा। वैसे और फिर मिला लेते हैं, इससे एक कम करेंगे तो क्या होगा, E होगा, सॉरी D होगा, क्योंकि -1 कर रहे थे ना हम लोग। ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, यहाँ से भी -1 ले लेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। तो आंसर में यही मिल रहा है, तो इसका आंसर A होगा। चलिए मैथ वाला क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। हाँ ये 5000 सॉरी 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनना है, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, फटाक से गुणनखंड करने लगते हैं। तो 56,700 को गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 2 से लेंगे, 2 दूना 4 और 9 16, 3 दूना 6, 1 5 9 10, ये फिर 2 से लेंगे, पहले गुणनखंड निकालते हैं ऐसे सवाल में, और जिसका जोड़ा मिल जाता है वो तो पूर्ण हो गया, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है तो उसको उससे जो है गुना किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 से लिए तो फिर 1 दूना 2, 4 दूना 8 हो गया, 1 दूना 2, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 3 से लेते हैं, 4 तिया 12, 2 1, 7 तिया 21, चलिए 2 तिया 6 और 1 5, 5 तिया 15, ठीक है। फिर 3 से देखते हैं लगता है कि नहीं, 1 तिया 3, 1 7, 5 तिया 15, 2 2, 7 तिया 21, 1 5, 5 तिया 15, फिर 3 से देखते हैं, 5 तिया 15 और 25 तिया 75, फिर 2 से देखते हैं, सॉरी 3 से देखते हैं, फिर कट जाएगा, 1 तिया 3, 2 2 2, 7 तिया 21, 1 5, 5 तिया 15,
अब कटेगा कितना, 5 से, 5 से कटेगा कि नहीं, 3 पंचे 15, 2 5, 5 छः 25, फिर 5 से हो गया 7, 7 पंचे 5, अब कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 2, इसका जोड़ा मिल गया, 3, 3 जो है 4 गो है, तो 3 का एक बार स्क्वायर, 3 का एक बार स्क्वायर, इसका भी जोड़ा सब मिल गया। बचा क्या, बच गया 7, 7 को भी तो स्क्वायर चाहिए पूर्ण वर्ग बनने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7, 7 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 7 हो जाएगा, पूर्ण स्क्वायर बन गया। तो इसका आंसर कितना है, 7 है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं बंद करेंगे, बहुत लंबा हो गया है। आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन बना लीजिएगा, और अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं जिस तरह से आपको लिखवाता हूँ आप लिखते जाइए, 100% AEDO में क्वेश्चन आएगा, और आप जो है दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। AEDO एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।